गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुरेंद्र पवार आपका स्वागत करता हूं गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पर। और दोस्तों, कल मैंने जो टॉपिक लिया था और उसमें शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था को बताते हुए उसके बारे में बताया कि देश की शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया और वो बताया गया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। आज उसके संदर्भ में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम व्यवस्थापिका के बारे में। हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है व्यवस्थापिका। क्या लिखा हुआ है? व्यवस्थापिका। तो दोस्तों ध्यान रखना, केंद्र और राज्यों की बात करते हैं तो केंद्र और राज्यों के अंदर जो व्यवस्थापिका होती है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। केंद्र और राज्य के अंदर जो व्यवस्थापिका होती है उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। केंद्र में जो व्यवस्थापिका या जो भारत देश के अंदर बात करेंगे तो भारत देश में जो व्यवस्थापिका होगी उसको संसद के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसको संसद के नाम से जानते हैं। और राज्य के अंदर जब बात करेंगे या केंद्र शासित प्रदेशों की जब बात की जाती है, राज्य या कोई केंद्र शासित प्रदेश जहां पर व्यवस्थापिका है तो वहां पर जो व्यवस्थापिका होती है उसको विधानमंडल के नाम से जानते हैं, उसको विधानमंडल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, केंद्र में जो व्यवस्थापिका होगी उसको हम संसद कहेंगे, राज्य में जो व्यवस्थापिका होती है उसको विधानमंडल के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ मैंने बता दिया, जहां पर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर विधानमंडल या व्यवस्थापिका पाई जाती है वहां पर अगर संशोधन के द्वारा विधानमंडल की स्थापना या विधानमंडल की शुरुआत की जाती है तो उसके संदर्भ में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों बात हो रही है व्यवस्थापिका की, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो संसद है या विधानमंडल है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मैंने कल वीडियो बनाया और उसके बारे में बताया था कि जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे वो निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के लोगों के लिए क्या बनाते हैं? नियम और कानून या कायदे संबंधी मामले के अंदर वहां पर बैठकर कहने का मतलब है जनता के हितों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती है, वो नीतियां बनाने का कार्य जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। और वो लोग या संसद के अंदर या विधानमंडल के अंदर बैठकर वो कार्य करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे संसद में, तो बात आ रही है संसद, बात आ रही है संसद। तो संसद में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग भारत देश में एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत देश में एक संसद होगी जिसका निर्माण, संसद की बात हो रही है, जिसका निर्माण 3 अंगों से मिलाकर होता है, जिसका निर्माण 3 अंगों से मिलाकर होता है। और वो 3 अंग जो है दोस्तों, जो 3 अंग जो है वो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 79 के अंदर बताया गया कि भाई भारत में जो संसद होगी उस संसद की बात करते हैं तो उसके अंगों की बात करेंगे तो 3 अंगों से मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। और वो 3 अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर बात की जाती है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एक पद है दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का एक सर्वोच्च पद है और इसको भी क्या किया गया? साथ में जोड़ा गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश पर, गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश पर क्या किया गया था? राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो एक भारत देश का सर्वोच्च पद है, संवैधानिकता के आधार पर सबसे सर्वोच्च पद है जो राष्ट्रपति का पद है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ बता दिया, गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया।
लेकिन यहाँ पर जो आप लिखा हुआ देख रहे हो लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर आप जो देख रहे हो लोकसभा और राज्यसभा, तो ध्यान रखना दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे तो संविधान का अनुच्छेद 80 और संविधान का अनुच्छेद 81, संविधान का अनुच्छेद 80 और संविधान का अनुच्छेद 81, इसके अनुसार क्या होगा, अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत देश में एक राज्यसभा के बारे में बताया गया, सदन के बारे में, और अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा के बारे में बताया गया। दोस्तों ये ध्यान रखना है, और ये दोनों क्या है, सदन है, लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन है। और ये लोकसभा और जो राज्यसभा सदन है जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ पर क्या करते हैं, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने अपने सत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सीधी सीधी बात, अंग पूछे, क्या पूछे, अंग तो तीन मीन्स राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन सदन की बात करते हैं तो दोस्तों भारत देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। दोस्तों भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, और भारत देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन देश के संविधान से द्विसदनात्मक व्यवस्था को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। देख लो दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और देखो जो चीन की बात करेंगे वहां पर एक सदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है, पर भारत में ऐसा नहीं है, भारत में दो सदन है, इसलिए यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था जो ब्रिटेन देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो यूं देखा जाए आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत देश में एक राष्ट्रपति नाम का एक पद होगा, लेकिन राष्ट्रपति भारत देश में नाम मात्र का सत्ताधारी होता है। राष्ट्रपति देश में नाम मात्र का सत्ताधारी होता है, मीन्स नाम इसका है पर काम इसका नहीं है। देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, पर नाम इसका होता है पर ये काम इसका नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा ये कार्य पूर्ण किए जाते हैं। इसलिए नाम मात्र का सत्ताधारी किसको माना गया, राष्ट्रपति को माना गया है। इसके साथ मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न बनाया गया, तो अभिन्न अंग बनाया गया गोपाल स्वामी अयंगर की सिफारिश पर राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया। अब नेक्स्ट लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, तो इसका पहला पॉइंट लोकसभा, तो लोकसभा प्रथम सदन है, तो दोस्तों इसका पहला जो पॉइंट हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, ये कौन सा सदन हो जाएगा, ये द्वितीय सदन है। ये प्रथम सदन है तो यह कौन सा सदन है, द्वितीय सदन। अब नेक्स्ट बात करेंगे दूसरी, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। पर दोस्तों ध्यान रखना, राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के सदस्य जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। वापस बोल रहा हूँ, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, तो राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। कैसे इनका चुनाव होता है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट की बात करेंगे, तो लोकसभा की बात करेंगे, तो लोकसभा एक निम्न सदन है, तो राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा एक उच्च सदन है। निम्न सदन क्योंकि आम जनता के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, इसलिए इसको निम्न बता दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ख्याति प्राप्त कर चुके लोगों को मनोनीत करता है, तो कहने का मतलब है इसलिए उसको उच्च सदन की श्रेणी दी गई है और लोकसभा को निम्न सदन माना गया है। पर साथ ही साथ अनुच्छेद 83 के अंदर साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि क्षेत्रों के आधार पर जो कहने का मतलब विशेष योग्यता रखता है उनको राज्यसभा सदन में मनोनीत किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर बात करेंगे तो चौथा पॉइंट आएगा, और चौथा पॉइंट है लोकसभा के सदस्यों की जब बात की जाती है, लोकसभा के सदस्यों की बात की जाती है तो पॉइंट आता है लोकसभा सदन एक अस्थायी सदन है। लोकसभा सदन एक अस्थायी सदन है, जिस सदन को समय से पूर्व भंग किया जा सके वह अस्थायी, लेकिन
राज्यसभा की जो बात करते हैं, राज्यसभा स्थायी सदन मीन्स जिस सदन को भंग नहीं किया जा सके वह स्थायी सदन कहलाता है। दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये अस्थायी सदन है और ये स्थायी सदन है। और दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया और आपको बताया संसद के मुख्य रूप से 3 अंग, और उसके बारे में बता दें 3 अंग कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में हमने डिस्कस किया। और दोस्तों अब आपको बता देता हूं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? तो दोस्तों ध्यान रखना है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के जो विधायक होते हैं, विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि बात करेंगे राजस्थान राज्य में, एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, राजस्थान राज्य में जो विधानसभा, राजस्थान राज्य में जो विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो कुल सीटों की संख्या है 200। राजस्थान राज्य में विधानसभा की बात करेंगे, सीटों की संख्या है 200। पर साथ ही साथ बात करेंगे राजस्थान राज्य में अगर राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है। और साथ ही साथ हम ये पढ़ते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है, इसके एक के सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए एक के सदस्य अपना पद ग्रहण करते हैं। तो जो उनके जो सदस्य हैं वो राज्यसभा में जो पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे 4 + 3 + 3 ऐसे करके राज्यसभा के सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद राज्यसभा सदन में अपनी सदस्यता ग्रहण करते हैं। अब इनका चुनाव होता है, तो चुनाव के संदर्भ में जब बात की जाती है तो ध्यान रखना, मैंने यह बताया राजस्थान राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या या जो एमएलए की बात करेंगे तो विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। और राजस्थान की जो जनता है दोस्तों, राजस्थान की जो जनता है इन 200 सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर निर्वाचित करती है। राजस्थान की जो जनता है इन 200 सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर निर्वाचित करती है। अब जब बात आती है राज्यसभा की, तो राजस्थान राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी दोस्तों? 10। तो ध्यान रखना है कि अब इन 10 सदस्यों को जो चुनेंगे वो कौन चुनेंगे? ये जो राजस्थान के जो एमएलए जो विधायक होते हैं वो इन सदस्यों को वोट देकर निर्वाचित करते हैं। ध्यान रखना, 10 सदस्यों का चुनाव की बात होगी तो उनको वोट देने का कार्य एमएलए लोगों या विधायक लोगों के द्वारा किया जाता है। देखो मैंने बता दिया, राजस्थान की जनता का इन 200 सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, लेकिन राजस्थान की जनता का इन 10 सदस्यों के साथ, राज्यसभा के 10 सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष संबंध पर दोस्तों कैसा संबंध है? अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ध्यान रखना कि भाई राजस्थान की जनता का इन 200 सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, लेकिन इन 10 सदस्यों के साथ उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना कि विधायक लोगों के द्वारा चुनाव किए जाने के कारण राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अगर आप इसकी कोई पिक वगैरह लेना चाहे, फोटो वगैरह खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। और अब नेक्स्ट इसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं, ये तो हुई संसद की बात। अब नेक्स्ट जब बात की जाती है तो दोस्तों मैंने बताया व्यवस्थापिका 2 प्रकार की, और 2 प्रकार की व्यवस्थापिका के अंदर मैंने बात की केंद्र और राज्य की। केंद्र के संदर्भ में बात कर दी और राज्य के संदर्भ में मैं नेक्स्ट कल इस वीडियो के बारे में और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।